मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मूवी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एक पागलसन की हत्यारा काफ़ी सारे लोगों को मौत के घाट उतारता है, जिनकी वजह से उसके किसी एक खास की जान गई थी। और धीरे धीरे करके ये कहानी एक बहुत बड़ा रुख ले लेती है और कुछ ही विक्टिम उस किलर की चपेट से बच पाते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग शेरिफ एरिक को देख पाते हैं, जो कि केक लेकर मिच और अमांडा के घर आया हुआ था ताकि वो इनके साथ थैंक्सगिविंग डे मना सके। दरअसल इसकी एक वाइफ थी जो कि इसे बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। अब एरिक को देखने के बाद मिच और अमांडा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इसे तुरंत ही अंदर बुला लेते हैं। तभी यहाँ पर मिच बताता है कि उसे जल्दी से खाना खत्म कर अपने काम पर लौटना होगा। दरअसल मिच एक मार्ट में मैनेजर की पोस्ट पर काम करा करता था और साथ ही उस मार्ट में आज एक बहुत बड़ी सेल लगने वाली थी, जिसमें काफ़ी सारे आइटम फ्री में भी मिलने वाले थे। इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसका वहाँ पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब क्योंकि मिच को आज के दिन पर भी काम पर जाना था, इसी वजह से इसके फैमिली वाले इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। दूसरी तरफ हम लोग उस मार्ट के ऑनर को देख पाते हैं, जिसका नाम थॉमस था और वो अपने घर में बैठकर आराम से थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर रहा था। यहाँ पर इसकी बेटी जेसिका बॉबी के साथ आई हुई थी, जो कि इसका बॉयफ्रेंड था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जेसिका अपनी मॉम कैथरीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि दरअसल वो उसकी सौतेली माँ है और उसकी बायोलॉजिकल मदर के मरने के बाद ही इसके पिता ने कैथरीन से शादी करी थी। इसी वजह से इसे कैथरीन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और शायद इसी वजह से जेसिका यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जल्दी से जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करती है और अपने दोस्तों से जाकर मिलती है, जिनके साथ ही ये थैंक्सगिविंग को सेलिब्रेट करने वाली थी। अब इसके दोस्तों के नाम थे स्कूबा, इवान, गैबी और साथ ही जूलिया। तब ये लोग यहाँ पर मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और यहाँ से थैंक्सगिविंग को सेलिब्रेट करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं राइट मार्ट के बाहर हम लोग देख पाते हैं कि हज़ारों की भीड़ में लोग शॉप के खुलने का वेट कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी सारे फ्री आइटम्स को उठा सकें। और अंदर में सेटअप करवा रहा था ताकि जब कस्टमर्स अंदर आए तो उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले। लेकिन मिच ने जितना सोचा था, यहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये इतने सारे लोगों को कैसे संभालेंगे। साथ ही इन्होंने बाहर बस 2 सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा कर रखा हुआ था, जो कि इतने सारी लोगों की भीड़ को देखने के बाद खुद भी काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। आगे हम लोग वापस से जेसिका और उसके दोस्तों को देख पाते हैं, जो कि थैंक्सगिविंग को सेलिब्रेट करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी इवान को याद आता है कि उसे कुछ सामान खरीदना है। इसलिए वो गाड़ी को राइट मार्ट की तरफ मोड़ देता है। अब जैसे ही ये लोग राइट मार्ट के बाहर पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और लोग लाइन में खड़े हुए थे ताकि वो जल्दी से जल्दी स्टोर के अंदर जाकर फ्री का सामान बटोर सकें। पर इन लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टोर ही जेसिका के बाप का था। इसीलिए ये लोग जेसिका के पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहीं पर हम लोग एरिक और अमांडा को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए थे। एरिक यहाँ पर इस वजह से आया था ताकि वो क्राउड को कंट्रोल कर सके और अमांडा यहाँ पर इस वजह से आई थी ताकि वो मिच को खाना खिला सके, क्योंकि मिच स्टोर आने की जल्दबाजी में खाना भी सही से खाकर नहीं आया था। अब अमांडा मिच से बात करने लगती है और दूसरी तरफ हम लोग जेसिका को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर अपने एक दोस्त से मिलती है, जो कि इसी के कॉलेज में पढ़ा करता था और वो इसको काफ़ी ज़्यादा लाइक करता था। पर क्योंकि जेसिका पहले से ही बॉबी के साथ कमिटेड थी, इसी वजह से वो रैन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने बाकी सभी दोस्तों को लेकर राइट मार्ट की तरफ बढ़ने लगती है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही जेसिका और उसके दोस्तों को मॉल के अंदर एंट्री मिल जाती है। पर जैसे ही बाकी सारे लोग ये सब देखते हैं कि ये लोग बिना लाइन में लगे ही अंदर जा रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और इसी गुस्से के चलते एक लड़का, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर आया था, वो वहां के सिक्योरिटी गार्ड से माइक छीनकर सभी लोगों को बोल देता है कि सेल चालू हो गई है। अब जैसे ही उस लड़के के ये शब्द लोगों के कानों में पड़ते हैं तो वहां पर एक बहुत बुरी भगदड़ मच जाती है और लोग बैरिकेड तोड़कर ही अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जिस दौरान काफ़ी सारे लोगों को बहुत बुरी इंजरीज का सामना करना पड़ता है और काफ़ी सारे लोगों का तो धक्का लगकर सर फटने की वजह से मौत तक हो जाती है। इस भगदड़ में स्टोर के काफ़ी सारे कांच भी घुस गए थे और जब एक आदमी अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक से ही उसकी गर्दन में एक टूटा हुआ कांच लग जाता है, जिस वजह से उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। साथ ही यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ से डरकर भाग चुके थे। तभी बॉबी नोटिस करता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को मदद की ज़रूरत है, इसीलिए वो तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगता है। पर तभी एक इंसान भागता हुआ उसके हाथ के ऊपर पैर रखता है, जिस वजह से बॉबी का हाथ भी टूट जाता है। पर इवान को तो ये सारी की सारी चीज़ें देखकर मज़ा आ रही थी। वो लोगों की मदद करने के बजाय अपना फ़ोन निकालता है और बहुत मज़े से वहाँ की वीडियो निकालने लगता है। जेसिका ये सारी की सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, इसीलिए वो साइड में छुपकर रोने लगती है। तब हम लोग लिज़ी नाम की एक मोटी औरत को देख पाते हैं, जो कि अपनी ट्रॉली घसीटती हुई अमांडा की तरफ आ रही थी और इतने में ही अमांडा के दूसरी तरफ से एक आदमी भी आ जाता है। तब अमांडा की उन दोनों से टक्कर होती है और उसके बाद उस लिज़ी नाम की औरत की ट्रॉली में फंस जाते हैं। लेकिन लिज़ी को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए वो अपनी ट्रॉली को और ज़ोर से घसीटती है। तब यहाँ पर अमांडा के बाल के साथ साथ उसका पूरा का पूरा स्काल्फ ही उखड़ जाता है और अब इसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मिच और एरिक इस चीज़ को देखने के बाद और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तब एरिक अपनी गन निकालता है और हवा में 2-4 फायर कर देता है। और अब इसी के साथ ये सीन जाता है 1 साल आगे, जहाँ पर हम लोग एक रूम में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर कटिंग को देख पाते हैं, जिसमें उसी दिन के इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे राइट मार्ट की सेल में 3 लोगों की जान गई। साथ ही यहाँ पर वो वीडियो भी चल रहा था, जो कि इवान ने अपने फ़ोन से उस दिन निकाला था।
अब आगे हम लोग बाकी सारे कैरेक्टर के बारे में भी जान पाते हैं कि कैसे एरिक उस दिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, इसलिए उसने 2 या 3 लोगों को अरेस्ट भी करा था और साथ ही मिश ने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद वो प्रोटेस्ट में लग गया था ताकि वो थॉमस को जेल करवा सके। पर जब पुलिस उस दिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए पहुंची थी तो वहाँ पर थॉमस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, क्योंकि थॉमस उस जगह पर मौजूद था ही नहीं और उसके हिसाब से सारे के सारे सीसीटीवी खराब हो रखे थे, इसीलिए उस दिन की रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी। अब क्योंकि शहर में वापस से थैंक्सगिविंग डे आने वाला था, इसीलिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि थॉमस वापस से राइट मार्ट को ओपन करेगा और पहले की तरह ही काफ़ी सारे लोगों की जान जाएगी। इसीलिए मिच और उसके साथी मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि वो राइट मार्ट को ओपन होने से रोक सकें। अब हम लोग थॉमस को देख पाते हैं जो कि सच में राइट मार्ट को ओपन करना चाहता था और एक न्यूज़ की मदद से हमें बॉबी के बारे में भी पता चलता है कि कैसे उसका पिछले साल हाथ टूट गया था, जिसके बाद से उसे किसी ने भी नहीं देखा। और आगे हम लोग जेसिका को देखते हैं जो कि अब रायन के साथ कमिटेड हो चुकी थी। अब आगे हम लोग वापस से लिज़ी को देख पाते हैं जो कि उस इंसिडेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और इसके पास एरिक आया हुआ था ताकि ये उससे थोड़ी देर बात कर सके। यहाँ पर हम लोग जॉन कार्पर के मास्क को भी नोटिस कर पाते हैं, जिसे यहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग पहना करते थे क्योंकि थैंक्सगिविंग डे इन्हीं की याद में मनाया जाता था। आगे हम लोग थॉमस को वापस से देख पाते हैं जो कि जॉन कार्पर के ही एक कॉटेज में आया हुआ था ताकि वो वहाँ पर एक कमर्शियल शूट करवा सके, जिसकी मदद से वो लोगों को ये बताना चाहता था कि थैंक्सगिविंग वाले दिन वापस से वही सेल आ रही है जो कि पिछले साल अनाउंस हुई थी। लेकिन जब ये वहाँ पर पहुँचता है तो इससे पता चलता है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने यहाँ पर पहले से तोड़फोड़ कर रखी हुई थी। वो नहीं चाहते थे कि राइट मार्ट उस दिन ओपन हो, लेकिन थॉमस किसी भी हालत में राइट मार्ट को थैंक्सगिविंग डे वाले दिन चालू करना चाहता था। इसी बारे में वो बात करने के लिए जेसिका के पास जाता है, पर जेसिका भी नहीं चाहती थी कि उस दिन वो मार्ट ओपन हो और कहीं ना कहीं जेसिका को आज भी यही लगता था कि उसकी वजह से ही उस दिन इतने सारे लोगों की जान गई। अगर वो जल्दबाजी में उस दिन एंट्री नहीं करती या फिर लोगों के सामने एंट्री नहीं करती तो शायद लोग पागल नहीं होते और उसके पीछे अंदर नहीं आते। तब थॉमस इसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें जेसिका की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जेसिका इसे बस इतना सजेस्ट करती है कि ये राइट मार्ट को उस दिन ओपन ना करे। अब आगे जेसिका वापस से अपने दोस्तों के पास मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर काफी सारी बातें कर रहे थे। अभी इन सभी लोगों के पास एक सेम नोटिफिकेशन आता है जिसमें इन्हें एक पोस्ट पर टैग करा हुआ था जो कि थैंक्सगिविंग डाइनिंग टेबल की फोटो थी। ये चीज इन्हें थोड़ी अजीब तो लगती है, पर ये लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते। और आगे जेसिका बाहर एक आदमी को नोटिस करती है जिसने जॉन कार्पर का मास्क ही पहना हुआ था, पर अगले ही पल वो इंसान वहाँ से गायब हो जाता है। अब हम लोग उसी रूम को देख पाते हैं जिसमें हमने बहुत सारी न्यूज़पेपर कटिंग को देखा हुआ था। यहाँ पर एक आदमी बैठकर अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रहा था। तभी वो उस वीडियो को प्ले करता है जो कि इवान ने उस दिन बनाई थी। तब वो उस वीडियो को थोड़ी देर प्ले कर देखता है और उसके बाद वो उसे पॉज कर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग लिज़ी को देख पाते हैं जो कि अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर के लिए रवाना हो रही थी, लेकिन इतने में ही यहाँ पर वो बंदा अपनी कुल्हाड़ी लेकर पहुंच जाता है जो कि लिज़ी के साथ मारपीट करने लगता है। तब लिज़ी भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो आदमी इसका चेहरा पकड़ता है और पास के ही फ्रीजर से चिपका देता है। लिज़ी का आधा फेस बहुत बुरी तरह से जल गया था। तब वो भी इसके ऊपर अटैक करती है और इस आदमी को यहाँ से मारकर भगा देती है। और फिर जब लिज़ी को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि वो कातिल यहाँ से जा चुका है तो वो चुपचाप यहाँ से बाहर निकलती है और भागने की कोशिश करने लगती है, पर वो आदमी अभी भी बाहर बैठकर इसका एक गाड़ी में इंतजार कर रहा था। जैसे ही लिज़ी बाहर निकलती है वैसे ही वो अपनी गाड़ी उसके पीछे भगाने लगता है। लिज़ी अपने आप को बचाने के लिए पास के डस्टबिन में छुपने की कोशिश कर रही थी, पर तभी वो आदमी उस डस्टबिन को ही उड़ा देता है, जिस वजह से लिज़ी की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि राइट मार्ट की छत से लिज़ी की बॉडी का एक टुकड़ा लटक रहा था, जो कि एक तरह से थॉमस के लिए संदेश था कि वो राइट मार्ट को ओपन ना करे। पर थॉमस अभी भी इस चीज़ के लिए नहीं मानता। वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो राइट मार्ट को ओपन कर रहेगा। जब जेसिका को इस बारे में पता चलता है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी अचानक से ही इसको और इसके दोस्तों को वापस से एक पोस्ट पर टैग करा जाता है जिसमें राइट मार्ट के ऊपर लिज़ी की ही बॉडी लटकी हुई थी। तब इसका ध्यान ऊपर वाली पोस्ट पर भी जाता है जिसमें हर कुर्सी के सामने इसके और इसके दोस्तों का नाम ही लिखा हुआ था। ये चीज़ देखने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही एरिक के पास पहुंच जाती है और उसको इस बारे में तुरंत ही सब कुछ बताती है। तब एरिक बोलता है कि इन चीज़ों की मदद से तो हम कभी भी कातिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तब एरिक बोलता है कि इससे तो हम कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिरकार किस किस की जान खतरे में है, क्योंकि तुम्हारे अलावा और भी लोग होंगे जिनकी जान खतरे में होगी। और अगर हमें सबको बचाना है तो कहीं ना कहीं हमें उस सीसीटीवी फुटेज की ज़रूरत होगी जो कि तुम्हारे पिता ने उस दिन गायब कर दी थी। मतलब कि ये बात तो साफ थी कि थॉमस ने अपने आप को बचाने के लिए ही उस दिन सीसीटीवी फुटेज को गायब करा था। जेसिका इस चीज़ के लिए मान जाती है कि वो सभी लोगों की जान बचाने के लिए अपने पिता के लैपटॉप से वो सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देगी। फिर जब ये पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तब यहाँ पर इसे बॉबी मिलता है जो कि 1 साल बाद यहाँ पर आया था, जिसे देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। पर ये इसे रैन के बारे में बताती है और साथ ही ये पुलिस वाले और अपनी हुई बातचीत के बारे में भी इसे बता देती है। और अब दूसरी तरफ हम लोग उसी कातिल को देख पाते हैं जो कि जेसिका और उसके पूरे ग्रुप की फोटो को देख रहा था। मतलब कि ये लोग भी उसके टारगेट पर थे, लेकिन उससे पहले ये उस सिक्योरिटी गार्ड को मारने जाता है जो कि उस दिन उतनी सारी भीड़ को देखने के बाद वहाँ से भाग गया था। अब उस कातिल ने जॉन कार्पर का मास्क पहना हुआ था, जो देखते ही सिक्योरिटी गार्ड समझ जाता है कि ये वही कातिल है। इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो बंदा एक ही बार में उसे 2 टुकड़ों में काट देता है।
और अब ये कातिल उस सिक्योरिटी गार्ड की गर्दन को अपने बैग में डालता है, जिसके बाद ये उसकी फोटो खींचकर जेसिका और उसके दोस्तों को वापस से इंस्टाग्राम पर टैग कर देता है। उस पोस्ट को देखने के बाद जेसिका और ज्यादा डर गई थी। तब ये टाइम को बर्बाद नहीं करती और तुरंत ही थॉमस के ऑफिस में जाकर सारी की सारी सीसीटीवी फाइल निकाल लेती है, जो भी एरिक ने इसे निकालने को बोली थी। अब ये दोनों जब उस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो इन्हें समझ में आता है कि रैन और साथ ही वो सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसीलिए इन्हें लगने लगता है कि शायद इन दोनों ने ही भीड़ को भड़काने का काम करा था। साथ ही इन्हें यहाँ पर उस कपल की फोटो भी मिल जाती है जिन्होंने उस भीड़ को भड़काया था, इसीलिए वो तुरंत ही उन कपल को ढूंढना भी चालू कर देते हैं। अब आगे जब जेसिका अपने दोस्तों के पास जाती है तो इन लोगों में वापस से बातें होने लगती हैं कि वो कातिल कौन हो सकता है। तब जेसिका को लग रहा था कि शायद वो रियान या फिर बॉबी में से कोई हो सकता है, क्योंकि रियान उस सिक्योरिटी गार्ड को पहले से जानता था और बॉबी जब से यहाँ पर आया है तब से ही यहाँ पर किलिंग चालू हुई है। दूसरी तरफ हम लोग रैन को देख पाते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की ही एक वेयर हाउस में थैंक्सगिविंग डे की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी यहाँ पर बॉबी पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच में जेसिका को लेकर थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है। साथ ही यहाँ पर उस दिन वो कपल भी मौजूद था जिसने उस दिन भीड़ को भड़काने का काम करा था। इतने में ही यहाँ पर कातिल भी पहुंच जाता है, जो कि सबसे पहले उस लड़के के पास पहुंचता है जिसने स्पीकर छीना था। तब वो उस लड़के की गर्दन को पकड़कर 360 डिग्री मोड़ देता है और उसकी बहुत दर्दनाक मौत होती है। और आगे अब ये उस लड़की के पास जाता है जो कि जिम्नास्टिक प्रैक्टिस कर रही थी। तब वो उसके पेट के अंदर ही खंजर घुसा देता है और उसकी भी बॉडी 2 टुकड़ों में कट जाती है। और अब ये सीन कट होकर थोड़ी देर बाद आता है जहाँ पर हम जेसिका और बाकी सारे लोगों को एरिक से बात करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर जेसिका और ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि इसके ही कॉलेज में और 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। तब एरिक इन सभी लोगों को सजेशन देता है कि अगर इन लोगों को जिंदा रहना है तो इन्हें ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताना चाहिए। और अब वापस से हम लोग बॉबी और रैन को देख पाते हैं जिन्हें एक दूसरे के ऊपर ये शक हो रहा था कि शायद यही कातिल है। तब यहाँ पर रैन खुलासा करता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड से पहले ड्रग्स खरीदा करता था, इसीलिए वो उससे मिला था और उसने पुलिस वालों को भी सिक्योरिटी गार्ड के बारे में इसीलिए कुछ भी नहीं बताया क्योंकि अगर वो इस बारे में बताता तो वो इस चीज के चक्कर में पकड़ा जाता कि वो ड्रग्स लेता था। अब यहाँ पर सब कुछ होने के बाद हम लोग इवान और गैबी को देख पाते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर साथ में जा रहे थे। तभी यहाँ पर वो कातिल भी पहुंच जाता है जो कि इन दोनों को बेहोश कर गैबी का फोन लेते हुए जेसिका को मैसेज करता है। अब गैबी का मैसेज पाकर जेसिका तुरंत ही यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचती है जहां पर वो कातिल इसके पीछे पड़ गया था। तब वो इसके ऊपर वार भी करता है पर जेसिका उनसे बच जाती है और किसी तरह से काफी सारे मैनिक्विन्स के बीच में जाकर छुप जाती है और कातिल इसे नहीं देख पाता। अब जैसे ही जेसिका को मौका मिलता है वैसे ही वो बाहर भागकर चली जाती है जहां पर ये तुरंत ही एरिक को बुलाती है और उससे बात करती हुई उसे सब कुछ बता देती है। यहाँ पर जेसिका के बाकी सारे दोस्त भी मौजूद थे जैसे कि स्कूबा और साथ ही जूलिया। तभी यहाँ पर जूलिया के पापा आते हैं जो कि जूलिया को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से जूलिया के लिए ये जगह अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। अब एरिक यहाँ पर से जेसिका की स्टेटमेंट लेने के बाद इसे यहाँ से भेज देता है। तब जेसिका स्कूबा के साथ मिलकर मकार्टी नाम के एक बंदे के पास जाती है जो कि वेपन डीलिंग करा करता था और क्योंकि अभी इन लोगों के ऊपर कभी भी हमला हो सकता था इसीलिए ये लोग उससे एक गन खरीद लेते हैं ताकि ये अपनी प्रोटेक्शन कर सके। पर जब ये लोग बाहर आते हैं तभी इन्हें जूलिया का वीडियो कॉल आता है जो कि अपनी पैकिंग कर रही थी। लेकिन उतने में ही उसके घर में वो कातिल पहुंच जाता है जो कि सबसे पहले उस बॉडीगार्ड को मारता है जो कि उसके पिता ने हायर करा था ताकि वो जूलिया की रक्षा कर सके। साथ ही वो बाद में जूलिया के पिता को भी मार देता है। और अब जूलिया इन लोगों से बात कर ही रही थी कि इतने में ही वो जूलिया के पीछे से आकर अपने हाथ में 2 पेन उठाता है और जूलिया के दोनों कानों में घुसा देता है। ये सारी चीजें स्कूबा और जेसिका भी अपनी वीडियो कॉल पर देख रहे थे, इसी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही गाड़ी को जूलिया के घर की तरफ मोड़ लेते हैं। और अब हम लोग कातिल को देख पाते हैं जो कि जूलिया को तड़पाने की कोशिश कर रहा था। पर थोड़ी ही देर में यहाँ पर स्कूबा और साथ ही जेसिका पहुंच जाते हैं। स्कूबा के हाथ में वही गन थी जो कि अभी अभी उसने मकार्टी से खरीदी थी। स्कूबा ने उस कातिल के ऊपर गन पॉइंट करा हुआ था पर जैसे ही वो अपनी बंदूक चलाता है तो उसकी बंदूक चलती ही नहीं, मतलब कि उसकी बंदूक खराब थी। ये चीज देखने के बाद उस कातिल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टाइम को बर्बाद ना करता हुआ जूलिया को एक कटर के ऊपर फेंक देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और अब ये कातिल यहाँ पर से बचकर भागने में भी कामयाब हो जाता है जिसके अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि स्कूबा और साथ ही जेसिका थॉमस के घर में बैठे हुए हैं जहाँ पर एरिक भी आया हुआ था। और अब इतने सारे कत्ल को होते हुए देखने के बाद थॉमस को भी थोड़ी अकल आ जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो थैंक्सगिविंग डे वाले दिन राइट मार्ट को ओपन नहीं करेगा। तब यहाँ पर जेसिका बताती है कि उस कातिल ने एक वीडियो भी चालू कर दिखाई थी जिसमें इवान और गैबी जिंदा थे। तब एरिक यहाँ पर थॉमस को सजेशन देता है कि इसकी फैमिली के ऊपर ही सबसे ज्यादा खतरा है और अगर इसे अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाना है तो इसे थैंक्सगिविंग डे वाले दिन परेड में शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि वो कातिल एक साथ इतने सारे लोगों को नहीं मार पाएगा और जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा वैसे ही ये लोग उस कातिल को पकड़ लेंगे। अब थॉमस को भी ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसीलिए वो भी परेड में शामिल होने के लिए मान गया था। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि स्कूबा और साथ ही जेसिका एक गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें थॉमस और उसकी पूरी फैमिली भी बैठी हुई थी। यहाँ पर मिच भी आया हुआ था जो कि अपने काफी सारे साथियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहा था, इसीलिए पुलिस वाले उसे यहाँ से भगा देते हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर वो कातिल भी पहुंच जाता है जो कि इस बार अपने साथ स्मोक ग्रेनेड लेकर आया था। तब ये सबसे पहले तो यहाँ पर आकर एक आदमी का भेजा उड़ाता है जिसके बाद ये उस गाड़ी के पास जाता है जिसमें थॉमस और उसकी फैमिली थी।
तभी उनके ऊपर वो स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। आगे जब कैथरीन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक टेबल पर लेटा हुआ पाती है और वो कातिल इसके ऊपर ऑयल लगा रहा था, मतलब कि वो इसको ओवन में डालकर रोस्ट करने वाला था। लेकिन इसकी बॉडी पर तेल लगाने के बाद वो कातिल यहाँ से अपनी एक्स को लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो कैथरीन को पहले मारना चाहता था। पर इतने में ही कैथरीन मौका देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। अब ये कातिल कैथरीन को वापस से ढूंढना चालू कर देता है, जो कि यहीं कहीं पर छुपी हुई थी। जैसे ही कैथरीन इसे दिखती है वैसे ही ये इसे इस बार जिंदा ओवन में डाल देता है और कैथरीन चिल्लाती हुई जान से मारी जाती है। उसने इस मर्डर को लाइव भी करा था, पर जैसे ही पुलिस वाले उस जगह की लोकेशन को फाइंड आउट कर उस जगह पर पहुंचते हैं तब इन्हें वहां पर एक फोन मिलता है, जिसके सामने ही कंप्यूटर स्क्रीन रखी हुई थी और वो पूरी की पूरी लाइफ उस फोन से ऑपरेट हो रही थी। तब पुलिस वाले उस टीवी में हो रहे लाइव की मदद से जान पाते हैं कि जेसिका और उसके सारे दोस्त अभी जिंदा है, बस जूलिया ही मारी गई है। अब इतने में ही वो कातिल यहाँ पर आकर जेसिका और थॉमस के सामने कैथरीन की बॉडी को रख देता है ताकि वो लोग इसे खा सकें। और अब इस तरह की घटना को अपने सामने होता हुआ देखकर ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे। अब आगे ये कातिल इवान के सामने आता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उस दिन इवान ने लोगों की जान बचाना ज़रूरी ना समझकर वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और इसी गुस्से में ये इवान के सर पर बहुत बुरी तरह से बार बार हमला करता है और इवान यहीं पर मारा जाता है। और फिर ये बढ़ता है थॉमस की तरफ। अब ये इसके ऊपर भी गुस्सा कर ही रहा था कि इसी बीच जेसिका ने अपने हाथ को फ्री कर लिया था और अब वो उस रिंग को जिसकी मदद से इसने अपने हाथ को फ्री करा था स्कूबा की तरफ फेंक देती है। अब स्कूबा भी अपने हाथ को किसी तरह से फ्री कर लेता है और तुरंत ही जेसिका को लेकर यहाँ से भागता है। जब ये लोग यहाँ से ऊपर की तरफ पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये जॉन कार्पर का ही कॉटेज है, जहाँ पर थॉमस अपना कमर्शियल शूट करने वाला था। वो कातिल भी इनके पीछे वापस से आ गया था। तब वो स्कूबा को घायल कर देता है और अब यहाँ पर से जेसिका अकेले ही भागती हुई बाहर चली जाती है, जहाँ पर रास्ते में इसे एरिक मिलता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा घायल था। तब ये इसे किसी तरह से उठाती है और यहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है। तभी इन्हें यहाँ पर बॉबी भी दिखता है, जो कि चुपके से एक वेयर हाउस में जा रहा था। तब जेसिका और एरिक को लगने लगता है कि शायद बॉबी ही कातिल है, जिसके थोड़ी देर बाद एरिक खड़ा होता है और उस वेयर हाउस के अंदर जाता है, जहाँ पर से जब वो बाहर आता है तो वो जेसिका से यही बोलता है कि शायद हाँ, बॉबी ही कातिल था। लेकिन अभी के टाइम पर वो यहाँ से भाग चुका है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर और भी काफ़ी सारी पुलिस आ जाती है, जो कि उन सभी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आई थी, जो कि जॉन कार्पर के कॉटेज में बंद थे। लेकिन अभी भी बॉबी ने कहीं पर भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि अब सारे के सारे पुलिस वाले यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पर बस एरिक और साथ ही जेसिका ही बचे हुए थे। तभी जेसिका एरिक के जूतों को नोटिस करती है, जिन पर पॉटिस के पास की ही मिट्टी लगी हुई थी और उसमें काफ़ी सारे कांटे भी फंसे हुए थे। तब जेसिका समझ जाती है कि एरिक ही वो कातिल है और वो झूठ बोल रहा था कि बॉबी कातिल है। तब तक एरिक को भी सब कुछ समझ में आ जाता है कि जेसिका सारी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए वो भी रिवील कर देता है कि हाँ, वही कातिल है। और वो ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि ये अमांडा से बेहद प्यार करता था और उस दिन राइट मार्ट की स्ट्रेन की वजह से अमांडा की जान चली गई थी। अमांडा भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और साथ ही वो इसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। अब ये भी जेसिका को जान से मारने ही वाला था कि इतने में ही जेसिका इसे अपना फ़ोन दिखाती है कि इसने सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं और साथ ही लाइव भी कर दी हैं। तब जाकर एरिक को समझ में आता है कि इसकी सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई थी और इसीलिए एरिक और ज़्यादा घबरा जाता है और जेसिका के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। इतने में ही यहाँ पर बॉबी भी पहुँच गया था, जो कि जेसिका को एरिक से बचाने की कोशिश कर रहा था। तब ये लोग यहाँ पर एरिक को किसी तरह से चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने यहाँ पर एक सिलेंडर गिरा दिया था जिसमें फ्लेमेबल गैस भरी हुई थी और अब वो सारी की सारी फ्लेमेबल गैस सिलेंडर से निकलकर एक बलून में इकट्ठा हो रही थी। तब जेसिका सब कुछ खत्म करने के लिए सबसे पहले एक गन उठाती है, उसमें गन पाउडर डालती है और उसके बाद वो मेटल की जगह पर अपनी रिंग डाल देती है। फिर जब ये उस बलून के ऊपर शूट करती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें एरिक भी घायल हो गया था। इतने में ही यहाँ पर सुबह के टाइम पे हम लोग देख पाते हैं कि काफ़ी सारे पुलिस वाले आ चुके हैं। साथ ही जेसिका और बॉबी बिल्कुल सही सलामत है। थोड़ी ही देर में इनके सामने एक पुलिस वाला आता है, जो कि इन्हें बताता है कि एरिक की बॉडी अभी भी फाइंड आउट नहीं हुई है। हो सकता है कि वो मर गया हो या फिर हो सकता है कि वो भेस बदल कर यहाँ से भाग गया हो। अब अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका रैन के साथ सोई हुई है। तभी इसे सपना आता है कि वापस से एरिक आ गया है और इसकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जब ये उठकर देखती है तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, पर हमें नहीं बताया जाता कि एरिक अभी भी जिंदा है या फिर नहीं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।